Hello friends, welcome to my channel. I hope this video finds you in good health and spirit. तो फ्रेंड्स, साइंटिस्ट के मुताबिक मैमथ यानी जो आप ये फ़ोटो देख रहे हैं, इनको दुनिया में वापस लाना पॉसिबल है और उनका ये दावा है कि ये सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर मुमकिन हो सकता है। जी हाँ, कोलोसल बायोसाइंसेस नाम की एक कंपनी ने $150,000 मिलियन इसके लिए इन्वेस्ट भी किए हैं और ये कंपनी का कहना है कि 2027 तक ये बिल्कुल पॉसिबल है। आइए जानने की कोशिश करते हैं इसके पीछे की पूरी कहानी और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या मैमथ दुनिया में वापस लाए जा सकते हैं। तो चले फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, तो इसे लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिए और इसे फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो सब तक पहुँच सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कोलोसल बायोसाइंसेस का ये कहना है कि सिर्फ मैमथ ही नहीं बल्कि एक्सटिंक्ट हो चुके हुए कुछ स्पीशीज़ जैसे डोडो और टैस्मेनियन टाइगर वगैरह को भी दुनिया में वापस ला सकते हैं। जी हाँ, लेकिन क्या ये सच में पॉसिबल है? जो स्पीशीज़ अभी एक्सटिंक्ट नहीं हुए उनका तो क्लोन बनाया जा चुका है और जो रिसेंटली एक्सटिंक्ट हुए उनकी जेनेटिक एडिटिंग करके नए स्पीशीज़ भी बनाए जा चुके हैं। लेकिन क्या मैमथ जैसे इतने बड़े ह्यूज एनिमल्स को दुनिया में वापस से पैदा करना, क्या ये पॉसिबल है? अगर पॉसिबल है भी तो क्या इसका किसी को कोई फ़ायदा होगा? क्या ये बायोलॉजिकल मैनिपुलेशंस के फील्ड में एथिकल होगा, जिसकी हमें पहले ही बहुत कम जानकारी है? आइए इसे डीपली समझने की कोशिश करते हैं। तो मैमथ दुनिया से करीबन 3700 साल पहले एक्सटिंक्ट हुए। ये पाए गए थे सबसे लास्ट में रैंगल नाम के एक आइलैंड में। लेकिन एक्सटिंक्ट होने वाले दूसरे एनिमल्स की तरह ये सिर्फ इंसानों की वजह से एक्सटिंक्ट नहीं हुए। ये ऑफकोर्स 3700 साल पहले तो इंसान भी रहते ही थे और इजिप्ट वगैरह में पिरामिड बनाने में मशगूल थे। लेकिन मैमथ का एक्सटेंशन की वजह कुछ और थी। डोडो और टैस्मेनियन टाइगर वगैरह को तो इंसानों ने ही एक्सटिंक्ट किया है, लेकिन मैमथ इंसानों की वजह से पूरी तरह एक्सटिंक्ट नहीं हुए। साइंटिस्ट ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च भी किया और सबसे लास्ट पाए जाने वाले मैमथ के फॉसिल के ऊपर रिसर्च करने के बाद ये पता चला कि इनके डीएनए में कुछ मैनिपुलेशंस आ गए थे और इसे एग्जामिन करने के बाद कुछ बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ें मालूम हुई। उन्होंने कुछ मिसिंग और ब्रोकन जीन्स आइडेंटिफाई की इस एनिमल के जेनोम के अंदर। इसमें बहुत सारे म्यूटेशंस आ चुके थे और इसकी वजह से म्यूटेशनल मेल्टडाउन हुआ और फिर जाके मैमथ दुनिया से एक्सटिंक्ट हुए। जी हाँ, लेकिन फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में मैमथ कैसे एक्सटिंक्ट हुए ये नहीं बल्कि उन्हें वापस कैसे लाया जा सकता है इसे समझने की कोशिश करने वाले थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बेथ शैपिरो, जी हाँ, ये एक बायोलॉजिकल प्रोफेसर है और इन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम था हाउ टू क्लोन अ मैमथ, यानी एक मैमथ की कैसे एक सेम कॉपी, एक क्लोन बनाया जा सकता है। इस बुक में उन्होंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है और यही बताने की कोशिश की है कि मैमथ को दुनिया में कैसे वापस ला सकते हैं और सिर्फ मैमथ ही नहीं बल्कि एक्सटिंक्ट हो चुकी हुई एक स्पीशीज़ को किस तरह जेनेटिक इंजीनियरिंग और क्लोनिंग की मदद से दुनिया में वापस ला सकते हैं, इसे बताने की कोशिश की है। और ये टॉपिक को सबसे पहले उन्होंने ही सामने लाया था और ये टॉपिक के ऊपर सबसे पहले लिखी हुई किताब यही है। तो फ्रेंड्स, कोई भी डीएनए का क्लोनिंग करने के लिए उनके जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उनके बीच में कुछ बॉन्ड्स होते हैं और उनका इन प्लेस यानी जगह पर होना ज़रूरी होता है। अगर ये बॉन्ड सही जगह होंगे तो ही उसका डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है और तब जाकर उसकी क्लोनिंग यानी सेम कॉपी बनाई जा सकती है। तो अगर हम डायनासोर्स की बात करें तो सबसे नया डायनासोर का फॉसिल जो हमें मिला है वो 65 मिलियन ईयर्स पहले का है और डीएनए की तो लेटेस्ट मैक्सिमम एज ही होती है सिर्फ 521 ईयर्स, यानी एट मैक्स 521 साल तक ही इसका डीएनए विदाउट एनी ब्रोकन और मिसिंग बॉन्ड्स एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। तो अगर हम डायनासोर के फॉसिल के ऊपर डीएनए बनाने की कोशिश करें यानी एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करें तो ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो क्यों ना हम डायनासोर के बदले सबसे लास्ट एक्सटिंक्ट होने वाले स्पीशीज़ यानी मैमथ का डीएनए क्लोनिंग करें। जी हाँ, यही बात बेथ शैपिरो ने अपने बुक में लिखी है। मैमथ के फॉसिल कुछ जगहों पर इतने ज़्यादा पाए जाते हैं कि चलते फिरते भी आपको 1 या 2 फॉसिल्स बड़े आराम से मिल जाएंगे। जाहिर सी बात है, एक ज़माने में मैमथ भी इंसान के साथ ही रहते थे, लेकिन हम में से बहुत लोग उन्हें भी डायनासोर जैसा समझते हैं, यानी बहुत पहले एक्सटिंक्ट हो चुके वैसे समझते हैं। तो कोई बात नहीं, चले आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अब मैं थोड़ा टॉपिक से हट के आपको एक बात एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, इसे ध्यान से समझिएगा। प्लेस्टोसीन पार्क, जी हाँ, जुरेसिक पार्क नहीं, प्लेस्टोसीन पार्क। तो आप कहेंगे ये क्या है? ये एक फादर एंड सन साइंटिस्ट के द्वारा साइबेरिया में बनाया गया एक प्रोजेक्ट है
क्योंकि साइबेरिया के कुछ एरिया सालों साल पहले बहुत हरी भरी और बायोडाइवर्सिटी से भरी हुई थी, लेकिन क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से यहाँ पर अब पूरी तरह ये बंजर ज़मीन बन चुकी है। तो ये फादर और सन साइंटिस्ट का ये मानना है कि आइस एज के समय में रहने वाले कुछ एनिमल्स को अगर हम यहाँ पर ला के रिहेबिलिएट करें तो शायद इसे हम वापस पहले जैसा बना सकते हैं। तो इसीलिए प्लेस्टोसीन पार्क का ये एजेंडा है कि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज से ग्रास फीडिंग कैटल को यहाँ पर लाना, जैसे कि घोड़े, ऑक्स, कैमल्स, डियर वगैरह को यहाँ पर लाया जाता है और ओपन फील्ड्स में छोड़ दिया जाता है ताकि वह घूमे, खाए, पिए और रिप्रोड्यूस करे लंबे समय तक। और ऐसे ही बहुत सारी अलग अलग जगहों पर या जहाँ पर बैरन लैंड्स हैं तो वहाँ ऐसे ही एनिमल्स को ला कर बसा कर उन्हें वापस से रिहेबिलिएट करके और ये एरियाज़ को वापस पहले की तरह बनाने की कोशिश की जा रही है और ये कुछ हद तक सक्सेसफुल भी रही है। जी हाँ, आप सोच रहे होंगे कि इसका क्या रिलेशन है मैमथ के साथ। तो सोचिए, अगर ये कैटल की जगह हम मैमथ को यहाँ पर लाए और ये मैमथ घूमने फिरने लग जाए ये एरियाज़ में, तो कितने जल्दी ये बड़े ह्यूज एनिमल्स इन बैरन लैंड्स को रिवाइव कर सकते हैं। इससे वहाँ का क्लाइमेट भी बड़ा फेवरेबल हो जाएगा और जो बैरन लैंड्स होने की वजह से सालों साल से अनयूज्ड रहे हैं वो लैंड्स अब यूटिलाइज भी हो जाएंगे। और इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि कुछ साइंटिस्ट मैमथ को वापस लाने के सपोर्ट में हैं। और ऐसे ही कुछ साइंटिस्ट में सबसे पॉपुलर नाम आता है जॉर्ज चर्च का। प्रोफेसर जॉर्ज चर्च बायोटेक्नोलॉजी के फील्ड में क्रोमोसोम सीक्वेंसिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके वो स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो चुकी हैं उनको वापस लाने की कोशिश में है। और यहाँ तक कि मैं आपको बता दूँ कि मैमथ्स की 2015 में, डोडो बर्ड्स की 2016 में और टेस्मेनियन टाइगर की 2018 में जीन मैपिंग भी पूरी तरह कंप्लीट हो चुकी है। मैमथ्स का डीएनए भी एक्सट्रैक्ट किया गया और ये कंक्लूड किया गया कि एशियन एलिफेंट्स के साथ ये सबसे ज़्यादा रिलेटेड हैं। 99% तक के इनके जीन्स दोनों के सिमिलर हैं। इसका मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास एक एशियन एलिफेंट होगा तो जेनेटिकली हमारे पास 99% मैमथ भी है। They share about 99% of their genomes. They're 99% identical. और साइंटिस्ट भी यही करने की कोशिश कर रहे हैं, एलिफेंट्स एंड मैमथ का जेनेटिक सीक्वेंसिंग, जैसे कि उनके लंबे ट्रंक्स, उनकी हाइट, उनकी वुडी फर वगैरह के जीन्स को अगर हम लाकर एलिफेंट्स के जीन्स पर लगा दें तो हमारा मैमथ का जीन तैयार हो जाएगा। और इसे मुमकिन करने वाली टेक्नोलॉजिकल टूल भी हमारे पास मौजूद है जिसका नाम है CRISPR-Cas9 और इसे प्रैक्टिकली किया भी जा चुका है। भले सारे जीन्स को नहीं, लेकिन सिर्फ 3 जीन्स को लेके चेंजेस किए गए और सिर्फ यही 3 जीन्स के चेंजेस के बाद ये पता चला कि ब्लड की जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है ठंडे रीजन में वो बहुत बढ़ जाती है। जैसे कि आप ये ग्राफ में देख सकते हैं, तो इसमें जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की वो कितनी बढ़ गई है सिर्फ 3 चेंजेस के बाद। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स ने सारे जीन्स की लिस्ट भी बना रखी है और इनमें से 14 को मॉडिफाई भी किया है एक मैमथ के सेल बनाने के लिए और ये 14 मॉडिफिकेशन सक्सेसफुल भी रहे हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, यानी इस वक्त जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो दुनिया के किसी लैब में मैमथ का सेल बनकर तैयार है। जी हाँ, और अब इसके आगे की कोशिश ये होगी कि एशियन एलिफेंट्स के द्वारा मैमथ को पैदा किया जाए, लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल डिफ़िकल्टीज सामने आ सकती हैं, जैसे कि एशियन एलिफेंट्स के 22 मंथ प्रेगनेंसी प्रोसेस के बारे में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे और इसे सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी तक ये सॉल्व नहीं की जा चुकी है और जॉर्ज चर्च की टीम यही प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लगी है। तो मैं आपको कुछ जॉर्ज चर्च के बारे में भी बता दूं। ये सिर्फ फादर ऑफ जेनोमिक्स ही नहीं है, साथ ही एक एंटरप्रेन्योर भी हैं और कोलोसल कंपनी जिसके मैंने पहले आपको बताया था, इसके 2 ओनर्स में से एक भी हैं। अब क्योंकि ये काम करने में बहुत सारे पैसे लगते हैं और बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, तो इन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट भी की है और आज तक इनके पास जितनी फंडिंग जमा हुई है वो $225 मिलियन जितनी है, यानी 225 मिलियन, सोचो कितनी बड़ी अमाउंट है। और ये इतने रिस्की प्रोजेक्ट के लिए 34 कंपनीज़ ने इसमें इन्वेस्ट भी किया है। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ कोलोसल कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन। तो आगे बढ़ते हुए मैं आपको बताना चाहूँगी कि बेथ शैपिरो का ये कहना है कि हम कितनी भी कोशिश कर लें तो हम पूरी तरह सेम मैमथ के स्पीशीज़ जो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं उन्हें वापस नहीं ला सकते। हम सिर्फ एक तरीके से एलिफेंट का हाइब्रिड बना सकते हैं और उनकी प्रॉक्सी बना सकते हैं, आप समझ लीजिए। मतलब एलिफेंट जो मैमथ थे उनकी प्रॉक्सी हम तैयार कर सकते हैं, सेम स्पीशीज़ वापस नहीं ला सकते। 2016 में इस काम के एथिक्स के ऊपर बनाई जाने वाली एक रिपोर्ट में
इसके कुछ डिसएडवांटेजेस और रिस्क मेंशन किए गए थे। अगर आसानी से समझने की कोशिश करें तो ये प्रोजेक्ट को बड़े ही रिस्पॉन्सिबली हैंडल करना होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो को कंक्लूड करते हुए मैं ये कहना चाहूँगी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग से मैमथ सेल तो बनाए जा चुके हैं। प्योर 100% एक्सटिंक्ट मैमथ वाले ना भी हो तो उनसे मैच करने वाले बहुत हद तक सिमिलर सेल्स बनाए जा चुके हैं। और इसका मतलब ये होता है कि 4 साल के बाद, जैसे मैंने पहले बताया, 2027 में मैमथ को पूरी तरह दुनिया में लाने वाली बात पॉसिबल है। लेकिन क्या हमें ये करना चाहिए? इसका जवाब तो खुद ये बुक लिखने वाली बेथ शैपिरो को भी नहीं पता। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो। अगर आपको आज के ये वीडियो में से कुछ भी नया सीखने को मिला होगा और कुछ भी इंटरेस्टिंग लगा होगा तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा और जाते जाते कमेंट्स में अपनी राय भी बता कर जाइएगा कि क्या हमें मैमथ्स को सच में दुनिया में वापस लाना चाहिए, क्या इसका किसी को फ़ायदा हो सकता है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करते जाइएगा। तो चले फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।